हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि स्टेट और गवर्नमेंट कैसे हुआ करती थी एंशिएंट इंडिया में। यानी कि आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। तो देखा जाए तो ग्राम और विलेज जो है वो सेंट्रल पार्ट प्ले करते थे एडमिनिस्ट्रेशन में, और जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन होती थी वो कैरिड ऑन होती थी लोकल एरिया में इस तरीके से कि लोकल एरियाज को डिवाइड किया जाता था बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स में, ताकि जो एडमिनिस्ट्रेशन है स्टेट का वो स्मूथली रन कर सके। और जो सबसे छोटी यूनिट होती थी एडमिनिस्ट्रेशन की वो होती थी एक विलेज, यानी कि जितनी भी फैमिलीज होती थी वो अपनी हेरिडिटरी काम करती थी। और जो उससे बड़ी जो यूनिट होती थी एडमिनिस्ट्रेशन की वो होती थी संग्रहाना, यानी कि 10 विलेज का ग्रुप। और उससे बड़ी जो यूनिट होती थी एडमिनिस्ट्रेशन की वो होती थी खरवर्तिका, यानी कि 200 विलेज का ग्रुप। और जो खरवर्तिका से जो बड़ी यूनिट होती थी एडमिनिस्ट्रेशन की वो होती थी द्रोणमुखा, यानी कि 400 विलेज का ग्रुप। और जो सबसे बड़ी यूनिट होती थी एडमिनिस्ट्रेशन की वो होती थी स्थानिया, यानी कि 800 विलेज का ग्रुप। तो ये जो एडमिनिस्ट्रेशन होता था विलेज का, उसका जो देखरेख करता था वो होता था विलेज हेडमैन। वो एक स्टेट ऑफिशियल होता था जिसका काम होता था गवर्नमेंट की लैंड का देखरेख करना, और उसको बहुत सारे नाम से जाना जाता था, जैसे कि गोपा हो गया, गवुंड, महंटका, महाटका, ग्रामिका, ग्रामिनी, पटनिका। और उसके जो ऑर्डर्स होते थे वो रिप्रेजेंट करते थे काउंसिल ऑफ रत्नन्स को। तो विलेज हेडमैन की कुछ ऐसी ड्यूटीज हुआ करती थी, जैसे कि अपने विलेज की बाउंड्रीज को सेटअप करके रखना, उसको डिफाइन करना, और जो भी टेम्पल्स है, स्ट्रीट्स है, इरिगेशन वर्क्स हैं, फॉरेस्ट है, या फिर रेस्ट हाउसेस हैं, या फिर क्रिमेशन ग्राउंड्स हैं, इन सारी चीज़ों को मैनेज करना। यहाँ तक कि उसकी वो ड्यूटी हुआ करती थी कि वो विलेज के सेंसस को ले पीरियोडिकली और उस रिकॉर्ड को वो सबमिट करे डिपार्टमेंट में, और वो अकाउंट के रजिस्टर को मेंटेन करके रखता था कि कितना रेवेन्यू कलेक्ट हुआ है विलेज से। और विलेज मिलिटिया के लीडर होने के नाते वो उसकी ड्यूटी हुआ करती थी कि अगर कोई भी इंटरनल या फिर एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस होती है तो वो किस तरह से अपने विलेज को बचाए। जो सिग्निफिकेंट फीचर होता था विलेज एडमिनिस्ट्रेशन का वो ये था कि हर एक विलेज में एक नाइट वॉचमैन हुआ करता था, और इसके पीछे की इंटेंशंस ये थी कि कोई भी लुटेरा उस विलेज में रेड ना मार दे। और जितने भी ऑफिशियल्स हुआ करते थे रूरल एडमिनिस्ट्रेशन के, रूरल एरियाज के, वो सारे इंचार्ज हुआ करते थे स्थानिका के, द्रोणमुखा के, खरवतिका के, संग्रहारा के। इन सारे ऑफिशियल्स का काम होता था अपने रिस्पेक्टिव एरियाज के एडमिनिस्ट्रेशंस को देखना, और इनके नीचे जितने भी लोअर रैंक ऑफिसर्स होते थे उनको सुपरवाइज करना। जो सबसे बड़ा ऑफिसर होता था वो होता था स्थानिका का, क्योंकि वो डायरेक्टली आंसरेबल होता था फाइनेंस मिनिस्टर को, और वो डायरेक्टली डील करता था अपने सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स को, और वही डायरेक्शंस देता था, वही कहता था कि इंटेलिजेंस ऑफिसर्स को भेजता था ये देखने के लिए कि विलेज में कौन माइग्रेट हुआ है, कौन इमिग्रेट हुआ है। और इन सारे ऑफिशियल्स की जो सर्विसेज होती थी वो हाईली रेम्यूनरेटिव होती थी नेचर में। जितने भी यूनिट्स होते थे एडमिनिस्ट्रेशन के वो डायरेक्टली आंसरेबल होते थे सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्पेशली फाइनेंशियल मैटर्स में। तो देखा जाए तो पहले के ज़माने में जो सेंट्रल गवर्नमेंट हुआ करती थी वो विलेज के इंटरनल मैटर्स में इंटरफेयर नहीं करती थी, सिवाय एक केस में कि अगर रेवेन्यू जो है वो कलेक्ट ना हुआ हो या फिर वो डिपॉजिट ना हुआ हो सेंट्रल एक्सचेकर में। तो देखा जाए तो विलेज जो होती थी वो सेल्फ गवर्नमेंट को एंजॉय करती थी, और विलेज की एक असेंबली हुआ करती थी जो एडमिनिस्ट्रेशन को चलाती थी। और इस असेंबली को जो बनाते थे वो थे सारे विलेज के एल्डर्स, वो ही इस असेंबली को चलाते थे। वो रेगुलरली मिलते थे एडमिनिस्ट्रेटिव बिजनेस को डील करने के लिए, या फिर कोई भी लोकल डिस्प्यूट होता था उसको सेटल करने के लिए। तो कौटिल्य के अकॉर्डिंग कमेटी जो होती थी वो एक ट्रस्टी की तरह काम करती थी, स्पेसिफिकली उन केसेस में जहाँ पे ऑफेंस के प्रॉपर्टीज इन्वॉल्व होते थे, या टेम्पल की प्रॉपर्टीज इन्वॉल्व होती थी, या फिर माइनर की प्रॉपर्टीज इन्वॉल्व होती थी। चोला रिकॉर्ड्स में विलेज असेंबलीज के बारे में बहुत ही डिटेलिंग में बताया गया है कि किस तरह से वो फंक्शंस करते थे, किस तरह से उनकी कॉन्स्टिट्यूशन हुआ करती थी। और जो विलेज हुआ करते थे वो दो तरीके के होते थे, एक होते थे उर विलेज और दूसरा होता था ब्रह्मदया। तो जो उर विलेज होता था वो ऑर्डिनरी विलेज होता था, और उसकी एक असेंबली होती थी जिसका नाम था उर। और इस असेंबली को जो बनाते थे वो थे सारे ऑर्डिनरी मेंबर्स होते थे विलेज के, सिवाय अनटचेबल्स को छोड़ के। ब्रह्मदया विलेजेस वो अग्रहाराज होते थे जो राजा ग्रांट करते थे ब्राह्मण्स को, और इनकी एक असेंबली होती थी जिसका नाम होता था महासभा, जो पूरी तरह से ऑटोनॉमस होती थी नेचर में। तो पहले टाइम पे विलेज के जो इलेक्शंस होते थे वो इस तरीके से होते थे कि परंटका फर्स्ट के 12th ईयर में एक जनरल असेंबली होती थी जो रॉयल ऑफिसर्स के प्रेसिडेंटशिप के अंडर होती थी,
और ये असेंबली जो होती थी वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाती थी जो एनुअल इलेक्शंस ऑफ सभा से रिलेटेड होते थे। और हर एक विलेज में कम से कम 30 वार्ड्स होते थे और हर एक वार्ड्स के जो कैंडिडेट्स इलेक्शन में खड़े होते थे वो कोई ना कोई क्वालिफिकेशन पोजेस करते थे, यानी कि उन्होंने कितनी प्रॉपर्टी है उनके पास, क्या उनकी एज है, किस चीज में उन्होंने क्वालिफाई किया है। तो परन टका के 12th ईयर में ये डिसाइड किया गया जो कैंडिडेट्स इलेक्शंस में खड़े हैं अगर वो 3/4 ऑफ एकड़ एंड हाफ ऑफ लैंड पोजेस करते हैं और अगर वो 30 ईयर्स से अबव हैं और 60 ईयर्स से नीचे हैं और चारों वेदास के बारे में जानते हैं तो ही वो एलिजिबल है इलेक्शंस में खड़े होने के लिए। लेकिन कुछ सालों बाद ये समझ में आया कि जो क्वालिफिकेशंस है बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट है। तो परन टका के 14th ईयर में ये डिसाइड किया गया कि जो भी कैंडिडेट्स इलेक्शन में खड़े होते हैं अगर वो पोजेस करते हैं 1/4 ऑफ एकड़ एंड हाफ ऑफ लैंड या फिर घर, या फिर वो किसी भी एक वेदास के बारे में जानते हैं, कमेंट्रीज के बारे में जानते हैं, तो ही वो इलेक्शंस में खड़े होने के लिए एलिजिबल है। तो जितने भी क्वालिफाइड कैंडिडेट्स होते थे वो इलेक्शन कैंपेन करते थे हर एक विलेज में जाके, और जो विलेजर्स होते थे वो असेंबल्ड होते थे टेम्पल्स में या फिर किसी भी हॉल में, और जो वोटर्स होते थे वो वोटिंग पेपर यानी कि वोलाए में अपने चॉइस का कैंडिडेट लिखते थे। वोटिंग पेपर्स को कलेक्ट करने के बाद उनको एक बॉक्स में डाला जाता था और सील कर दिया जाता था और उस बॉक्स का नाम होता था कुदो वलाए। फिर प्रिसाइडिंग ऑफिसर इस सील्ड बॉक्स को ओल्ड मैन के हाथों में देता था और ओल्ड मैन जो होता था इस बॉक्स को तोड़ता था और एक बच्चा इसमें से एक वोटिंग पेपर उठाता था और वो सीधा जाके प्रिसाइडिंग ऑफिसर को देता था और प्रिसाइडिंग ऑफिसर उस पेपर में से वो कैंडिडेट का नाम बोलता था, अनाउंस करता था सारे असेंबली में, और इसी तरीके से 30 कैंडिडेट्स जो होते थे वो इलेक्ट होते थे, वो सिलेक्ट होते थे। जो 30 कैंडिडेट्स में से जो 12 कैंडिडेट्स होते थे वो एनुअल कमेटी को फॉर्म करते थे और जो दूसरे 12 कैंडिडेट्स होते थे वो गार्डन कमेटी को फॉर्म करते थे और जो बचे 6 कैंडिडेट्स होते थे वो टैंक कमेटी को फॉर्म करते थे। अब हम जानेंगे कि महासभा किस तरह से फंक्शन करती थी एंशिएंट टाइम्स में, किस तरह से काम करती थी एंशिएंट टाइम्स में। तो महासभा जो थी वो डेमोक्रेटिक असेंबली हुआ करती थी जो कंप्लीटली ऑटोनॉमस होती थी नेचर में, और उसकी सोल अथॉरिटी होती थी विलेज के लैंड के ऊपर, और जो भी इंटरनल मैनेजमेंट होता था वो विलेजर्स पे छोड़ा जाता था। तो असेंबली का जो मेन काम होता था वो रेवेन्यू को कलेक्ट करना होता था, चाहे वो कैश में हो या काइंड में हो या दोनों में हो, और सीधा जाके रॉयल ट्रेजरी में डिपॉजिट करना होता था। इन केस जो ओनर होता था लैंड का अगर वो टैक्स नहीं पे कर पाता था असेंबली को, तो ऐसे केस में असेंबली जो थी वो उस लैंड को टेक ओवर कर लेती थी और ऑक्शन कर देती थी, और जो भी पैसा मिलता था वो सीधा रॉयल ट्रेजरी में जाता था। तो असेंबली के पास एक एब्सोल्यूट पावर हुआ करती थी कि वो किसी भी लैंड को रिक्लासिफाई कर सकती थी और किसी भी लैंड को रिक्लेम कर सकती थी। इस असेंबली के बहुत से फंक्शंस हुआ करते थे, जैसे कि ब्राह्मण्स को खाना खिलाना या मंदिर में जाके चावल चढ़ा देना, या फिर बाढ़ के टाइम पे जो फ्लड स्ट्रिकन पीपल थे उनको रिलीफ प्रोवाइड करना। असेंबली जो थी वो प्राइमरी एजुकेशन को कंट्रोल करती थी और राजा जो था वो असेंबली की किसी भी काम में इंटरफेयर नहीं करता था, सिवाय एक केस में अगर 2 सभास के बीच में डिस्प्यूट होते थे तब। अदरवाइज राजा और असेंबलीज के बीच में एक कॉर्डियल रिलेशनशिप हुआ करता था। असेंबली जो होती थी वो सारे जुडिशियल फंक्शंस को भी परफॉर्म करती थी। एक जुडिशियल कमेटी भी होती थी जिसका नाम था न्यायतर, जो सारे डिस्प्यूट को सेटल करती थी और जजमेंट प्रोनाउंस करती थी। ऑफ कोर्स इसमें राजा जो था वो फाउंटेन हेड होता था जस्टिस का। तो इन केस अगर लोग जो थे वो इस कमेटी के जजमेंट से सेटिस्फाई नहीं होते थे तो वो राजा के जजमेंट पे ही अपील करते थे, यानी कि राजा की जो जजमेंट होती थी वो ही फाइनल होती थी। इवन पनिशमेंट्स जो होती थी वो बहुत माइल्ड होती थी, यानी कि जो मर्डर की भी जो पनिशमेंट्स होते थे वो सिर्फ फाइन पे करके खत्म हो जाते थे। तो इन सारी चीजों को अगर देखें तो इससे ये एविडेंट होता है कि जो साउथ इंडियन लोग हुआ करते थे पहले के टाइम पे उनमें कॉर्पोरेट स्पिरिट बहुत ही ज्यादा थी, और जो रूरल एडमिनिस्ट्रेशन हुआ करता था वो लिटरली परफेक्शन पे था, यानी कि वो इतना ज्यादा एफिशिएंट था। और जो असेंबली के जो मेंबर्स होते थे उनमें हाई सेंस ऑफ जस्टिस और फेयर प्ले हुआ करता था, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती थी वो हमेशा से ये इंश्योर करती थी कि जो उसके लोग हैं वो एक प्रॉस्परस एंड पीसफुल लाइफ जिए। तो फ्रेंड्स, आज का मैं वीडियो यहीं खत्म करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली बार फिर मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।